नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम चला दी गई है। दरअसल डीजीपी सुधीर सक्सेना ने 2 दिन तक जवानों के साथ रहकर सुरक्षा कारणों से डीजीपी का दौरा हालांकि गोपनीय रखा गया था। आपको यह भी बता दें कि डीजीपी अचानक हॉक फोर्स कैंप पहुंचे थे और वहीं मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाके बालाघाट का दौरा भी किया। भोपाल से गोंदिया पहुंचे, जहां से 1.5 घंटे चलकर मुरकुट होड़ ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप का भी भ्रमण उन्होंने किया। आपको बता दें कि कैंप का निर्माण अबुझमाड़ से आने वाले नक्सलियों को रोकने के लिए किया गया। नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार और उस अंतिम प्रहार में कोई कोर कसर कमी न रह जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और 2 दिन तक जवानों के बीच रहकर डीजीपी ने नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और साथ ही इसके संदर्भ में आवश्यक बातचीत और नक्सलियों को रोकने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर इस पर अंतिम प्रहार की तैयारी है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से कर रही हैं और जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत थोड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित रह गया है, लेकिन ये भी एक नासूर बना हुआ है और इसके खात्मे के लिए अब ये प्रयास किए जा रहे हैं। क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए आशीष, हम सभी जानते हैं कि नक्सलवाद जो है वो बहुत बड़ी समस्या रही है और बहुत बड़ी चुनौतियां रही है देश के कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में भी नक्सलवाद कई बार पनपा, लेकिन उसको समय रहते समेटने का काम जो है वो सरकार के द्वारा और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया गया। और मध्य प्रदेश में अगर नक्सलवाद की स्थिति देखें तो अब ना के बराबर जैसी है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो पुलिस है वो अलर्ट रहती है, इंटेलिजेंस अलर्ट रहता है। और जो आला अधिकारी हैं, डीजीपी सुधीर सक्सेना ने ही जिस तरीके से एक बेहद गोपनीय और बेहद महत्वपूर्ण दौरा किया, बालाघाट जिले में वो पहुंचे। वहां पे जो हॉक फोर्स के जवान हैं जो दिन रात नक्सलियों के साथ संघर्ष में जुटे रहते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि नक्सलियों का नेटवर्क किसी भी तरह से यहां पर पनप ना पाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो नक्सली गिरोह होते हैं वो बहुत धीरे धीरे लोगों तक पहुंचते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं और फिर उनका एक तरीके से ब्रेन वॉश, माइंड वॉश करने का काम करते हैं और एक नेटवर्क तैयार कर लेते हैं। और वो रैकेट में इस तरीके से रहते हैं जैसे एकदम आम लोग रहते हैं और फिर उसके बाद किन्हीं बड़ी गतिविधियों को या आपराधिक गतिविधियों को जो है वो अंजाम देने का काम किया जाता है। तो यही वजह है कि डीजीपी सुधीर सक्सेना वहां पर पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर जो ऑपरेशंस चलते हैं, जिस तरीके से सर्च चलती है, उन सब की उन्होंने जानकारी ली, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। और हॉकफोर्स के जो जवान हैं उन्हें वहां पर किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है, किन चीजों की और जरूरत है, फोर्स की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, हॉस्पिटैलिटी वहां पर कैसी उन्हें मिल रही है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने वहां पर जानकारी जुटाई। और निश्चित तौर पर एक बड़े प्लान के साथ मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो काम कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जो नक्सलवाद है वो यहां पर और भी ज्यादा पनप न पाए, अपने पैर न पसार पाए। और आप जैसा कह भी रहे थे कि एक अंतिम प्रहार की जरूरत उसी अंतिम प्रहार की तैयारी में है। जी बिल्कुल वासु, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मामले में अब और आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये एक विषय अलग था और एक और अब बड़ी चुनौती जो लगातार बना हुआ है वो है नशा। जी हां, भोपाल में एमडी ड्रग्स मामले में अब 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 26 अक्टूबर तक तीनों आरोपी जुडिशियल रिमांड पर रहेंगे और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही है। और इतना ही नहीं, अभी इस एमडी ड्रग मामले में मुख्य आरोपी शोएब लाला फरार चल रहा है और साथ ही फैक्ट्री मालिक जयदीप की तलाश जारी है। और ये नशे के खिलाफ भोपाल से पहले 1814 करोड़ के ड्रग्स की बरामदगी होती है और उसके बाद मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों में भी तलाश जारी रहना ये दिखाता है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने का प्रयास चल रहा है। वासु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, एमडी ड्रग की फैक्ट्री जो लगी उसके बाद जिस तरह से इसकी जानकारी मिली, कई तरह के सवाल यहां पर एजेंसीज पर, सरकार पर विपक्ष उठा रहा है। हालांकि उन सब के अलावा अभी कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, क्या है डिटेल्स अपने पास?
बिल्कुल देखिए, बीते दिनों जिस तरह से भोपाल में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, 1800 करोड़ का एमडी ड्रग्स जो है वो भोपाल से एक फैक्ट्री के अंदर पकड़ा है, जहां पर इसको बनाने का जो काम है वो किया जाता था। और बड़ी बात यह है कि दूसरे राज्यों की एजेंसीज, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली की एजेंसीज जो है वो मध्य प्रदेश में पहुंची और पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। कई लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी भी बनाया गया है, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और अब उन्हें जो जेल भी भेजने की जो कार्रवाई है वो की गई है। दूसरी तरफ लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। एक के बाद एक कड़ियां जो है वो जुड़ती जा रही हैं। इस फैक्ट्री के सामने आने के बाद भोपाल में ही कई जगह पुलिस ने रेड डाली और वहां पर से भी ड्रग्स और अन्य जो मादक पदार्थ हैं और जो अन्य अनैतिक गतिविधियां जो चल रही थी उनका भांडाफोड़ जो है वो किया गया। फिर परसों जिस तरीके का मामला झाबुआ से सामने आया, वहां पर करीब 170 करोड़ रुपए का इसी तरह का जो एमडी ड्रग्स है वो पकड़ाया। तो अब नशे के खिलाफ मुहिम जो है वो शुरू हो गई और जो लोग इस काले धंधे में लिप्त थे उनको जेल भेजने का काम भी जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो आरोपी पकड़ाए हैं उनसे लगातार पूछताछ भी चल रही है, क्योंकि आप समझिए 3, 4, 5 लोग जो अभी फिलहाल जेल भेजे गए हैं या जो पुलिस की गिरफ्त में है, सिर्फ वही लोग इतने बड़े कारोबार को नहीं चला सकते। ड्रग्स की सप्लाई में, ड्रग्स का रॉ मटेरियल लेकर आने में कई लोग जो हैं वो इस पूरे सिंडिकेट में, इस पूरे रैकेट में शामिल हैं और उन तक पुलिस को, इंटेलिजेंस को पहुंचना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री बंद हो गई तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो आखिरी फैक्ट्री थी। इस तरीके की और भी ज्यादा जो अड्डे हैं वो हो सकते हैं जहां से इस तरीके से ड्रग्स बनाने का काम और ड्रग्स को सप्लाई करने का काम जो है वो संभावित तौर पर चल रहा होगा। तो बहरहाल आने वाले समय में ये तय मारिए आशीष के और भी खुलासे होंगे, और भी लोग पकड़ाएंगे, जेल के अंदर जाएंगे और उम्मीद यही कर सकते हैं कि सरकार के जो तमाम दावे हैं कि ड्रग्स मुक्त बनाना है, ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करना है, वो कारगर साबित होंगे। जी स्वाभाविक रूप से, और इस पर अब आगे जो भी स्थिति बनेगी जानकारी लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। वासु, आपसे बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खंडवा के कनवानी में सोलर प्लांट में विवाद के बाद फायरिंग हो गई और एक फायर हवा में जबकि दूसरा जमीन पर गिट्टी में किया गया। गनमैन संत कुमार ने यह फायरिंग की और फायरिंग में एक गार्ड को भी चोट आई है। ड्यूटी बदलने और टाइम पर न आने की बात पर गनमैन और गार्ड के बीच विवाद हो गया था और दोनों में लाठी, डंडे, लात, घूसे जमकर चले। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। मेरे को मार दिया सर सिर पे, तो सिर पे मारा तो मेरे खून आ गया सर, तो मेरे को चक्कर आने लगे। तो मैंने परिवार वालों को फ़ोन लगाया, पापा को फ़ोन लगाया और अंकल को फ़ोन लगाया कि मेरे को चक्कर आ रहा है, इन्होंने मार दिया है, तो आप आ जाओ मुझे ले जाओ। तो ये आए, इतने में महेश रायक आ गया तो वो चिल्ला चूट करने लगा, तो ये पापा चिल्लाने लगे। तो वो दुर्गेश, शिवा, रुपेश और दिनेश और 3 लोग ने लाठी डंडों से हमको मारा और महेश नायक बोले कि गोली से उड़ा दो इनको। उसको मारा पीटा इन्होंने, जब भैया हमने सुना कि कितना क्या मारा है, कैसा क्या हुआ है, भैया को घर लेके आए तो उन्होंने हमको भी मारना चालू कर दिया। और इस पूरे विवाद को लेकर अमित जायसवाल हमारे सहयोगी जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे साथ। अमित, ये देरी से आने को लेकर विवाद शुरू हुआ और गोलीबारी तक बात पहुंच गई। आशीष, मैं बता दूं कि जो खंडवा का कनवानी है जो जावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पूरा विवाद वहां पर हुआ था। जो सुपरवाइजर है दिनेश और उसके अलावा जो हेमराज और संतोष है, इनके बीच ही विवाद शुरू हुआ। हेमराज और संतोष यहाँ पर गार्ड हैं और ये टाइमिंग को लेकर और ड्यूटी बदलने को लेकर बातचीत शुरू हुई, जो बहस में बड़ी विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पहले लात घुसे चले, लाठी डंडे चले, फिर फायरिंग भी हुई। जो गनमैन है यहाँ संत कुमार, उससे फायरिंग की है, हवाई फायरिंग की है, जो पुलिस रिपोर्ट में भी सामने आया है। और जो 3 लोग एक पक्ष के घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष के भी 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस तरह से 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की सुनवाई की है और दोनों पक्षों की ओर से 13 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। घायलों का उपचार खंडवा के जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं जो अन्य आरोपी हैं और जो जिस तरह की ये घटनाक्रम हुआ है उस पर कार्रवाई की बात भी पुलिस ने कही है कि अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है, गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ग्वालियर में एक यात्री बस में अचानक आग लग गई और इस आग से बस जलकर पूरी तरह से राख हो गई। और इतना ही नहीं, आसपास खड़ी 2 और यात्री बसेस तक इस आग की लपटें पहुंची और बस स्टैंड पर ये तीनों बसेस पार्क थीं और
फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि इस पूरी दुर्घटना में राहत की बात यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां नहीं हुई। पड़ाव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला ग्वालियर से सामने आया, जहां बस में आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। और उस दौरान की जो तस्वीरें हैं ये देखिए, घटना की तस्दीक करती हुई, अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई तस्वीरें। और मैहर में चल समारोह के दौरान निर्दलीय पार्षद पति अरुण चौरसिया ने बीच सड़क पर पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट की। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है वो शुरू हुआ आवाजाही रोककर नशे में धुत पार्षद पति जब सड़क पर नाचने लगे। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मचारी के साथ ही मारपीट की। और मारपीट का पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, तो वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी यह घटना रिकॉर्ड हुई। इसके बाद पार्षद पति अरुण चौरसिया को मैहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनका जुलूस निकालकर पैदल लेकर थाने पहुंची। और ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक में भारी हंगामा हो गया। बैठक में बीजेपी पार्षदों ने बिजली व्यवस्था पर सभापति के आसंदी घेर कर हंगामा किया। बीजेपी पार्षदों ने स्मार्ट सिटी पर बिजली व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगाया और स्मार्ट सिटी सीईओ को परिषद में बुलाने की मांग की जा रही थी और सीबीआई और ईडी से घोटाले की जांच की मांग भी की गई। दरअसल भारी हंगामा होने के चलते सदन 3 बार स्थगित हुआ और बाद में भारी हंगामे के चलते सदन की बैठक 16 अक्टूबर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मैंने मांग की है कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी में शामिल किया, उन्होंने करोड़ों रुपए ग्वालियर शहर को भेजा और उनकी मंशा थी कि ग्वालियर शहर स्मार्ट बने। वो क्या रहा है कि अभी लाइट का विषय जो चल रहा है, जो हम सब पार्षद मांग कर रहे हैं, दीपावली हमारी आने वाली है, जो हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है, उसमें 4 घंटे भी लाइट नहीं जल रही है। देखने में ये आ रहा है। सभी सदस्यों की ये मांग है कि स्मार्ट सिटी के सीईओ को परिषद में बुलाया जाए, लेकिन चूंकि कमिश्नर भी उसमें डायरेक्टर हैं तो आयुक्त से भी चर्चा करेंगे और जो भी निर्णय होगा शहर हित में वो लिया जाएगा। लाइट घोटाले की मांग जो है सीबीआई ईडी से, हाँ, ये पार्षद मांग कर रहे हैं। अगर उचित होगा तो जो नियम में होगा वो कार्रवाई करेंगे। और बढ़ते आगे, भोपाल उपचुनाव को लेकर पार्टीज अब एक्शन में आ चुकी हैं। बुधनी विजयपुर उपचुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है और इतना ही नहीं, कांग्रेस का आज भी ग्राउंड जीरो पर मंथन होना है। प्रत्याशियों के चयन के लिए यह मंथन किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी चयन पर पूरा जोर है पार्टीज का और बुधनी विजयपुर उपचुनाव को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के लिए मंथन करेगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग सभी राजनीतिक दल मंथन में जुटे हुए हैं। फिलहाल कांग्रेस की यदि बात करें तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बुधनी और विजयपुर में मंथन करने वाली है। यहां प्रत्याशी किससे उतारा जाए और कांग्रेस का आज मंथन होना है। और डेंगू ग्वालियर वासियों को लगातार परेशान कर रहा है और खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, इस पूरे डेंगू के फैलाव के दौरान हाईकोर्ट में डेंगू को लेकर अवमानना याचिका लगाई गई है। दरअसल अवधेश सिंह भदौरिया ने याचिका दायर कर शासन और प्रशासन पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि डेंगू से निपटने के लिए हाईकोर्ट कार्य योजना पेश करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, लेकिन नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्य योजना पेश नहीं की। वहीं इसके बाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया। जय आरोग्य अस्पताल अधीक्षक और सीएमएचओ को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि ग्वालियर में डेंगू से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 1047 लोग डेंगू की चपेट में हैं, जिनमें 408 बच्चे हैं। और बिलासपुर में एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। सिगरेट पीने से मना करने पर यह मारपीट शुरू हो गई। दरअसल दुर्गा विसर्जन के दौरान यह विवाद हुआ था और एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया और इसे इलाज के लिए सिम्स में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां
शख्स पर जानलेवा हमला किया गया और दुर्गा जी की मूर्ति के विसर्जन के दौरान सिगरेट पीने से मना करने पर यह विवाद शुरू हुआ था और बात मारपीट तक आ पहुंची। बिलासपुर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। मैं कल झांकी देखने आया था और रुक्मणी कॉम्प्लेक्स के गेट के पास बैठा था। एक लड़का आया, सिगरेट पी रहा था, फिर बगल वाला उसको मना किया कि हाँ सिगरेट मत पी बोल के। उसके बाद उन लोग का थोड़ा बहस हुआ बाकी बात में। उसके बाद वो इतने सारे लड़के लेके आ गए, जिसको कहा जिसको मारना चालू कर दिए और मैं भी वहाँ बैठा था, मेरे भी आया मारना चालू किया और एक जो बीच में लड़का है वो अचानक से एक चाकू निकाला और जबकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ भैया, यहाँ का नहीं हूँ। उसके बाद फिर चाकू घुसा के भगने लगे। पुलिस वाला आया, फिर छोड़ छाड़ के भागे। बाद में फिर मैं देखा मेरे चाकू लगा है बोल के। तो आपको बंद करके मारे थे? जी, शटर बंद करके मार रहे थे। कहाँ पर मारे? वही रुक्मणी कॉम्प्लेक्स। खंडवा में सोलर प्लांट में गनमैन ने फायरिंग की, एक गार्ड घायल हो गया। हालांकि इस बीच जमकर मारपीट भी हुई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि जो ये कहानी है जिसमें बहन पर बुरी नजर डालने वाले का गेम ओवर कर दिया गया। दुश्मन को बनाया दोस्त, फिर मार डाला। दोस्त का कॉल, खतरे की घंटी। जबलपुर में फिल्म स्टाइल में कत्ल। आखिरी लोकेशन से खुला राज। ये गुमशुदगी थी अरुण लोधी नाम के लड़की की, जिसे 1 अक्टूबर को कॉल आया था और उसके बाद अरुण लापता हो गया। जबलपुर कटंगी थाना इलाके में पड़रिया गांव में अरुण की गुमशुदगी कई सवाल खड़े कर रही थी, जिसका राज इस तालाब ने खोला। तालाब के पास से बदबू आ रही थी। ये बदबू जलकुंभी के सड़ने की नहीं थी, बल्कि किसी लाश की थी। आरोपी को लगा था वो इस लाश को तालाब में छुपा देगा तो उसका राज कभी नहीं बाहर आएगा, लेकिन अरुण लोधी की हत्या का राज बाहर आ गया। तालाब से लाश निकली और अब कातिल का राज बाहर आना बाकी था, जिसका राज खुला मोबाइल कॉल डिटेल्स और मृतक के साथ आखिरी लोकेशन से। आरोपी मृतक अरुण से बेइंतहा नफरत करता था, रखता था, गलत इशारे करता था। इससे वो बहुत क्षुब्ध था, इसलिए घटना दिनांक को शाम को उसने फ़ोन करके तालाब के पास मृतक को बुलाया। जब मृतक लेटरिंग कर रहा था तो बोर वाले पानी से उसके सिर पर वार करके उसको तालाब में फेंक दिया और 2-3 बार उसके सिर पर और किया और उसे डुबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमला करने के बाद भी आरोपी पीछे से कई वार करता रहा। वो किसी कीमत पे नहीं चाहता था कि अरुण बचे। कातिल निकला अरुण का दोस्त, लेकिन दोस्ती की इस कहानी की अजब दास्तां है। आरोपी ने कत्ल करने के लिए अरुण से दोस्ती की। अरुण जो जानी दुश्मन था, पहले उसे जिगरी यार बनाया, जिससे हत्या करने में आसानी हो। फिल्मी स्टाइल में कत्ल की ये वारदात हुई। 1 अक्टूबर को थाना कटंगी के ग्राम थूहा पड़रिया से एक व्यक्ति अरुण सिंह लोधी लापता हो गया था। बाद में 8 तारीख को इसकी लाश एक तालाब में मिली थी। जब इसमें पुलिस टीम ने विवेचना की तो घटना के दिन को जो अंतिम साक्ष्य था कि मृतक जो अपने दो साथियों आनंद सिंह और राघवेंद्र सिंह के साथ घूमते हुए पाया गया था। बाद में जब हिकमत अमली से आनंद सिंह लोधी से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। सवाल है कि कोई दुश्मन को दोस्त बनाता है फिर उसका कत्ल कर देता है। अजीब सी बात थी, लेकिन हत्या की इस वारदात में कहानी कुछ ऐसी ही है। बहन पर बुरी नजर, गेम ओवर। आरोपी को यह पता चल गया कि अरुण की बुरी नजर उसकी बहन पर है, जो गंदे इशारे भी करता था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इसके बाद ही हत्या का ये प्लान बना। घटना का कारण उसने ये बताया कि जो मृतक था अरुण, वो उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था, गलत इशारे करता था। इससे वो बहुत क्षुब्ध था। कातिल को अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और बढ़ते आगे, बिलासपुर में कब्रिस्तान की जमीन घोटाला से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जांच के बाद जमीन का नामांतरण रद्द कर दिया गया और यह जमीन ट्रस्ट को लौटा दी गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने अपने बेटे के नाम फर्जी रजिस्ट्री करवाई थी और कुदूदंड के कब्रिस्तान की 1 एकड़ जमीन का यह मामला है। आपको बता दें कि 99,22,000 में इस जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई थी और 2022 में इसका नामांतरण हुआ था। शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। और कोरबा में 2 युवकों के करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल बाइक सवार युवक जमीन पर बिछाए हुए GI तार के संपर्क में आ गए थे और यह बिजली का तार जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाया गया था। बालको नगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में यह हादसा हुआ। कोरबा से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। दरअसल जमीन पर बिछाए हुए तार की चपेट में आए 2 लोग, जिससे उनकी मौत हो गई। और स्वाद और जायके की राजधानी इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौरी जायके का लुत्फ उठाया। सीएम ने गोलगप्पे देखे और काफिला रुकवाया और इस दौरान इंदौरी जायके का उन्होंने आनंद लिया। उनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद थे। और दरअसल सीएम को उस वक्त भूख लगी तो वे विजयनगर के शर्मा चौपाटी पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट से कहा कि इंदौर जैसा स्वाद और कहीं नहीं है। बढ़ते आगे भी